हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुपर एक्स इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हमारे टर्म 1 प्रिपरेटरी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं आप लोगों के साथ पूरी इकोनॉमिक्स की सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो लेट्स बिगिन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। जब भी आप किसी से कोई लेन देन करते हो, पैसे लिए और दिए, तो ये जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं इसका आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। या कोई शॉपकीपर है, वो क्या करता है, अपना एक बही खाता बनाता है, राइट। वो क्या करता है, वो अगर किसी से सामान खरीदता है और फिर उस सामान को बेचता है, तो उसके लिए वो क्या करता है, अपना एक बही खाता बनाता है। या उसी तरह का है, जैसे मान लीजिए कोई एक देश जब दूसरे देश से जो भी ट्रांजेक्शन्स करता है, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सारे होते हैं, उसका जो पूरा रिकॉर्ड होता है, उसी को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है उसको देखते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन को देखें तो यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जिसे हमें डिटेल में समझना होगा, राइट। तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ये जो ट्रांजेक्शन है कहाँ है, ये जो ट्रांजेक्शन है बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो कंट्री के जो रेसिडेंट्स हैं उनका ट्रांजेक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो होता है, वैसे ट्रांजेक्शंस को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो अगर हम रेसिडेंट्स की बात करें तो रेसिडेंट्स कौन है, तो जितने भी इंडिविजुअल हैं, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के जितने भी इंडिविजुअल इंडिया में रहते हैं, वो सारे इंडिविजुअल क्या हैं, रेसिडेंट्स हैं। जितने भी डोमेस्टिक फर्म्स हैं इंडिया में, जितने भी डोमेस्टिक फर्म्स हैं, वो सारे रेसिडेंट्स हैं। अगर हम गवर्नमेंट एजेंसीज की बात करें, हमारे इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वो सारे क्या हैं, रेसिडेंट्स हैं। ये सारे जो हैं रेसिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री हैं, राइट। इनका ट्रांजैक्शन अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है बाहर की देश से, दूसरे देशों से। इंडिया का अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, है ना, इन सब देशों से अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वो सारे कंट्रीज, इंडिया के अलावा जो बाकी की कंट्रीज जिनसे हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो इन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो आपको समझ में आ गई होगी बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये जो ट्रांजैक्शन है वो किस तरह की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब समझते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दोज ट्रांजैक्शंस which involve transfer of the title or ownership of goods, services, money and assets। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस वैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा, राइट। मान लो आपने कोई सामान खरीदा, आपने जो उसके लिए पेमेंट करी, अब वो सामान किसका हो गया, वो सामान आपका हो गया, आप उस सामान के ऑनर हो गए, राइट। जैसे आपने कोई लैंड खरीदी या कोई प्लॉट खरीदा, बिल्डिंग खरीदी आपने, तो उसके लिए आपने पेमेंट करी और वो सामान, उसकी ऑनरशिप जो होगी वो आपको ट्रांसफर कर दी जाएगी, राइट। तो वो आप ऑनरशिप ट्रांसफर होती है। तो ये सभी ट्रांजैक्शन जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज की ऑनरशिप ट्रांसफर होती है या टाइटल का ट्रांसफर होता है, जिसमें मनी का ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होता है, राइट, वो सारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को चार टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं हम। पहला है विजिबल आइटम्स। हम जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, फर्स्ट देख सकते हैं विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स क्या होते हैं, वो सारे आइटम्स जो हम फिजिकल गुड्स जितने भी हो गए, जितने भी फिजिकल गुड्स होते हैं उसको हम लोग विजिबल आइटम्स में रख सकते हैं, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, राइट। तो वो सारे फिजिकल गुड्स के जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारे विजिबल गुड्स के अंदर आएंगे, विजिबल आइटम्स के अंदर आएंगे, राइट। नेक्स्ट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है इनविजिबल आइटम्स की। इनविजिबल आइटम्स जिसको हम लोग देख नहीं सकते, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उन चीजों का, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, उनको टच नहीं कर सकते हैं, राइट। इनटेंजिबल चीजें होती हैं। तो क्या होती है, इनविजिबल या इनटेंजिबल, जिसको आप टच करके पता नहीं वास्ते होगी क्या है। जैसे मान लीजिए सर्विसेज, जितने भी तरह की सर्विसेज हैं वो सारे इनविजिबल आइटम्स के अंदर आते हैं। सर्विसेज में क्या सब आते हैं, तो सर्विसेज में जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो सर्विसेज में आते हैं बैंकिंग, शिपिंग,
इंश्योरेंस, ये सारे जो हैं सर्विसेज के एग्जांपल हैं। तो सर्विसेज को आप देख नहीं सकते हो, ना ही उसको टच कर सकते हो, तो ये सारे क्या हैं, इनविजिबल आइटम्स हैं, राइट। नेक्स्ट है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। थर्ड जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है वो है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स मतलब होता है जो कि वन वे ट्रांजैक्शंस होते हैं, यहां पर मैं लिख दूं वन वे ट्रांजैक्शंस। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, अगर किसी ने आपको गिफ्ट भेजा है, कुछ आपको किसी ने गिफ्ट भेजा, मान लीजिए फॉरेन कंट्री से, यूएसए से आपके लिए कुछ गिफ्ट आई, तो जो गिफ्ट्स होते हैं, क्या आपको उस गिफ्ट के बदले में कुछ पे करना होता है? अगर आपको किसी ने गिफ्ट दिया, क्या आप गिफ्ट के बदले में कुछ पेमेंट करोगे, या कुछ कंपलसरी होता है आपको उसके बदले में रिटर्न देना? नहीं ना। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, वन वे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। इसके लिए हमें रिटर्न में कुछ नहीं देना होता है। बाकी जो अगर हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट देखें, तो अगर आप कोई चीज इंपोर्ट करते हो, कोई सामान, उसके बदले में आपको पेमेंट करनी होती है, या कोई एक्सपोर्ट सामान करते हो तो उसके बदले में आपको पेमेंट आती है, राइट। तो इन सब में क्या होते हैं, टू वे ट्रांजेक्शन होते हैं, दोनों तरफ से लेन देन होता है। यहाँ पर क्या है, यूनिलैटरल ट्रांसफर में आपको अगर कोई गिफ्ट आ रही है तो आपको उसके बदले में पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसको यूनिलैटरल ट्रांसफर कहते हैं या वन वे ट्रांजेक्शन कहते हैं। और एक एग्जांपल ले सकते हैं इसके लिए, जैसे पर्सनल रेमिटेंसेस। अगर मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार या आपके कोई घर में ही कोई है, मान लीजिए बड़े भाई या पापा ही आपके जो है फॉरेन कंट्री में काम करते हैं, राइट। आप इंडिया में हो और आप वहां से फॉरेन कंट्री में काम करते हैं, वहां से आपको पैसे भेजते हैं, है ना। वहां से पैसे जो उनकी इनकम होती है वो क्या करते हैं, इंडिया ट्रांसफर करते हैं। तो उसके बदले में क्या आपको वापस कुछ करना होता है, वापस कुछ पेमेंट नहीं करना होता है ना। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो होते हैं ये पर्सनल रेमिटेंसेस होते हैं। इंडिया का कोई आदमी अगर बाहर काम कर रहा है, वहां से उसकी जो इनकम होती है, सैलरी मिलती है या जो भी इनकम होती है, वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है। हमें उसके बदले में कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। इस तरह की ट्रांजेक्शन्स हम लोग यूनिलैटरल ट्रांसफर्स कहते हैं, राइट। नेक्स्ट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर में दो चीजें हो सकती हैं, एक तो कैपिटल रिसिप्ट और दूसरी होती है कैपिटल पेमेंट। और इसकी कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट के बारे में हमने गवर्नमेंट बजट में भी पढ़ा था। तो कैपिटल रिसिप्ट जो होती है, इससे क्या होगा, आपके पास कैपिटल रिसिप्ट आ रही है, मतलब कैसे आएंगे कैपिटल रिसिप्ट, गवर्नमेंट बजट में हमने पढ़ा है इसे। कैपिटल रिसिप्ट जब आती है, जब आपने या तो बोरोइंग करी होगी, है ना, आपने या तो क्या किया, बोरोइंग करी, तो आपके पास पैसे आए, कैपिटल रिसिप्ट आएगी, राइट। पैसे आपने किसी से लोन ले लिया, उधार ले लिया, तो आपके पास कैपिटल रिसिप्ट आएगी। या फिर कैपिटल रिसिप्ट आने के एक और तरीके हैं, याद कीजिए गवर्नमेंट बजट में हमने पढ़ा है, अगर आपने कोई अपना एसेट सेल कर दिया, सेल ऑफ एसेट किया आपने, अगर आपने अपने कोई एसेट को सेल कर दिया तो वहां से पैसे आ जाएंगे आपके, लेकिन लॉस ऑफ एसेट हो जाएगा उससे। तो नेक्स्ट है कैपिटल पेमेंट। तो कैपिटल पेमेंट में आप क्या कर रहे हो, कैपिटल पेमेंट कर रहे हो। तो कैपिटल पेमेंट से क्या होगी, आपके कैपिटल पेमेंट से आपको क्या होगा, एसेट इंक्रीज होगी या फिर लायबिलिटी डिक्रीज होगी। तो या फिर आपने लायबिलिटी डिक्रीज करने के लिए रीपेमेंट ऑफ लोन्स कर दिया, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, या फिर आपने क्या किया, एसेट क्रिएट कर लिया, मतलब कि कहीं इन्वेस्टमेंट करी आपने, एसेट परचेज कर लिया, तो इन्वेस्टमेंट करी, तो इनसे क्या होगा आपको, ये कैपिटल पेमेंट के एग्जांपल है। तो इस तरह से ये सारे कैपिटल ट्रांसफर्स होंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस जो थे, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स और कैपिटल ट्रांसफर्स। इन 4 तरह के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग वापस से डेफिनेशन पे आते हैं, क्योंकि अभी हम लोग डेफिनेशन को ही पढ़ रहे हैं, उसके सारे पॉइंट्स को समझ रहे हैं, राइट। तो वापस से डेफिनेशन को अगर हम देखें, तो डेफिनेशन क्या है, हमने क्या समझा, हमने समझा कि ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच होते हैं। फिर ये किस तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं। उसके बाद हम वापस आते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। मतलब कि ये किस तरह का स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। इस चीज को हम लोग समझते हैं, अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या होता है, राइट। तो आइए देखते हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या होता है। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो होता है एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम कह लीजिए या फिर टू साइडेड ट्रांजैक्शंस यहाँ पर हम लोग
कह सकते हैं इसे। यहाँ पर दो साइडेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एक साइड हम लोग रखते हैं डेबिट साइड और दूसरा होता है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड को आप नेगेटिव साइड भी कह सकते हैं और क्रेडिट साइड को पॉजिटिव साइड कह सकते हैं, राइट। अब ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड क्या है, यहां पर जो है हम क्या करते हैं, सारे ट्रांजेक्शन्स को इधर डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड में डिनोट करते हैं। अब कब डेबिट साइड कब क्रेडिट साइड में लिखते हैं उसे समझते हैं। डेबिट साइड का मतलब है, या इसको नेगेटिव साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यहाँ पर वैसे ट्रांजेक्शन्स को डिनोट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है जहां पर आपकी जेब से पैसे जाते हैं, मतलब कि आपके देश से पैसे दूसरे देश में जाते हैं, राइट। तो इसलिए इसको नेगेटिव साइड कहते हैं क्योंकि ये एक तरह से आपका लॉस होता है, आपके पैसे जा रहे हैं दूसरे कंट्रीज में, तो यहाँ पर नेगेटिव साइड। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई सामान इंपोर्ट किया, राइट। आपने एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो किसी कंट्री से इंपोर्ट किया सामान, इंपोर्ट किया तो आपको क्या करना होगा, उसके बदले में पेमेंट करनी होगी, तो आपके जेब से पैसे जाएंगे दूसरी कंट्री में, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पैसे जा रहे हैं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है, आउटफ्लो ऑफ मनी होता है, आउटफ्लो ऑफ मनी। ये इंपॉर्टेंट है कि जब आउटफ्लो ऑफ मनी होगा तो उसे हम कहाँ डिनोट करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो इंपोर्ट जब आप सामान कर रहे हो, चीजों को इंपोर्ट कर रहे हो दूसरे कंट्री से, तो वहां पे क्या हो रहा है, आपका मनी आउटफ्लो हो रहा है आपके कंट्री से दूसरी कंट्री में, इसे हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, राइट। अब अगर एग्जांपल के लिए अगर आप सामान एक्सपोर्ट करते हो, आपने यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया अपनी कंट्री से, तो एक्सपोर्ट किया तो क्या होगा, आपको बदले में पेमेंट आएगी दूसरी कंट्री से, है ना, आपके पास पेमेंट आएंगे। तो पेमेंट आएंगे मतलब क्या, आपके यहाँ जो है इनफ्लो ऑफ मनी होगा, इनफ्लो ऑफ मनी, मनी का इनफ्लो आपकी कंट्री में हो रहा है। तो जब इनफ्लो होगा तो पैसे आपकी जेब में आएंगे, तो पैसे जब आपके पास आ रहे हैं तो वो क्रेडिट साइड या फिर पॉजिटिव साइड होगी, राइट। अब देखो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर मान लीजिए हमारे पास डेबिट ज्यादा हो गया, पैसे हमने ज्यादा पेमेंट करी है दूसरी कंट्रीज में, लेकिन हमें पैसे कम आए, मतलब कि हम इतना ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, हमने इंपोर्ट ज्यादा सामान कर लिया हमने, मतलब कि हमने दूसरे कंट्रीज को ज्यादा पेमेंट करी है, हमारे पास पेमेंट की रिसिप्ट कम आई है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस केस में क्या है, आपके पैसे ज्यादा गए और आए कम आपके पास। तो तीन पॉसिबिलिटीज यहां पर लिखते हैं। एक तो ये है कि आपका क्या हुआ, डेबिट ज्यादा हो गया, डेबिट ज्यादा हो गया क्रेडिट से, है ना। तो डेबिट ज्यादा हो गया क्रेडिट से, तो इस केस में क्या हुआ, आपको लॉस हुई क्योंकि आपके पास पेमेंट कम आए हैं, आपने ज्यादा दूसरी कंट्रीज को पेमेंट करी। तो इसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, बीओपी या डेफिसिट, या फिर डेफिसिट बीओपी, या फिर इसे आप डेफिसिट बीओपी भी कह सकते हो, राइट। डेफिसिट बीओपी कब होती है, जब डेबिट आपका ज्यादा है क्रेडिट से, है ना। दूसरा समझते हैं, जब आपका डेबिट जो है वो कम है क्रेडिट से, मतलब कि आपके पास पैसे ज्यादा आए हैं दूसरे देशों से, आपने पेमेंट कम करी है ना। तो इस केस में क्या होगा, आपको सरप्लस बीओपी होगा, बीओपी आपका कैसा होगा, सरप्लस, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होगा इस केस में आपका, राइट। अब तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो, जितने आपने पैसे पेमेंट करी दूसरी कंट्रीज को, उतने ही पेमेंट आपके पास भी आ गए, राइट। दोनों इक्वल है, तो क्या हो गया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गई, बैलेंस्ड हो गया, है ना। इसे हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड बीओपी या फिर इक्विलिब्रियम बीओपी भी इसे हम कहते हैं, राइट। बैलेंस्ड बीओपी या फिर इक्विलिब्रियम बीओपी भी इसे कहते हैं हम। तो इस तरह से तीन पॉसिबिलिटीज थी, बट ये पॉसिबिलिटीज हम लोग इकोनॉमिक सेंस में इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट पूरी अकाउंट्स की बात है, अकाउंट मेंटेन होती है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है ये, जब हम अकाउंट सेंस में बात करते हैं तब ये बैलेंस बीओपी जो होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होती है, इसकी जो अकाउंटिंग होती है, इसकी जो एंट्री होती है, ये बैलेंस्ड होती है, मतलब जितना अमाउंट डेबिट में होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट में होना चाहिए, है ना। ये जो स्टेटमेंट होती है बिल्कुल बैलेंस्ड होती है। अकाउंट्स वाले बच्चे अच्छे से समझ रहे होंगे, लेकिन ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। आप ये समझिए कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट, और अकाउंटिंग स्टेटमेंट में क्या होती है, जितना अमाउंट डेबिट साइड में होता है उतना ही अमाउंट हम मेंटेन करते हैं क्रेडिट साइड में, राइट। तो ये जो पॉसिबिलिटीज हमने देखे ये तो सही है, बैलेंस्ड बीओपी तो ये तो ठीक है,
इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन जब डेफिसिट या फिर आपका सरप्लस हो रहा है, उस केस में क्या होता है, हमें इसे थोड़ा देखना होता है। इसे क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपका डेबिट ज्यादा है क्रेडिट से, अगर डेफिसिट हो रहा है तो आपके अमाउंट क्या होंगे, डेबिट वाले साइड में ज्यादा अमाउंट होगा, मतलब आपने इंपोर्ट उससे ज्यादा कर लिया हो, है ना, आपके पास डेबिट ज्यादा हो गए होंगे और आपके पास पेमेंट कम आए होंगे। तो आपको क्या करना होगा, इस पूरी एंट्री को, इस पूरी अकाउंटिंग स्टेटमेंट को आपको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। कैसे करोगे, आपके पैसे ज्यादा गए हैं और आपके पास आय कम है, तो आपको क्या करना होगा, क्रेडिट साइड में पैसे लाने होंगे, क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखने होंगे। तो क्रेडिट साइड में अमाउंट कैसे आप लाओगे, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको कहीं ना कहीं से पैसे बोरो करने होंगे और यहाँ पर आपको एंट्री करनी होगी क्रेडिट साइड में, है ना। पैसे क्या करने होंगे, बोरो करके लाने होंगे, तब क्रेडिट करके लाने होंगे, तब जाके यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस बनेगा। इस तरह के ट्रांजेक्शन्स जब हम क्या करते हैं, इसको मेंटेन करने के लिए, डेफिसिट या फिर सरप्लस को मेंटेन करने के लिए जो हम ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, अलग से हमें इसको बैलेंस करने के लिए जो भी हमें ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स कहते हैं, राइट। ये सारे ट्रांजेक्शन जो हम, अगर डेबिट या सरप्लस हो रही है तो उस केस में हमें क्या करना हो, इसे बैलेंस करने के लिए हमें एकोमोडेट करना हो रहा है, राइट। इसे हम लोग एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। तो जब डेबिट ज्यादा हो गया तो हमें क्या करना पड़ा, कहीं से पैसे बोरो करने पड़े, क्रेडिट में लाने पड़े। और अगर मान लीजिए क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है, हमारे पास पेमेंट ज्यादा आई है और हमने दूसरे देशों को पेमेंट कम करी है, उस केस में क्या होगा, हमें सरप्लस हो रही है, सरप्लस बीओपी। तो सरप्लस बीओपी जो होगा, मतलब क्रेडिट साइड में आपके अमाउंट ज्यादा है, जबकि हमें अकाउंटिंग स्टेटमेंट में क्या करना होगा, दोनों को बैलेंस रखना होगा। तो यहाँ जो ज्यादा अमाउंट हो रही है, हमें क्या करना होगा, इस अमाउंट को थोड़ा अमाउंट निकाल कर हमें क्या करना होगा, इस अमाउंट को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो क्रेडिट में ज्यादा अमाउंट है, हमारे पास पैसे ज्यादा आ गए, हमें क्या करना है, इसे बैलेंस रखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस अमाउंट को इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो डेबिट में और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, हमने इस अमाउंट को इन्वेस्टमेंट कर दिया या किसी को लोन पे दे दिया, तो इससे क्या होगा, ये दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों फिर से बैलेंस हो जाएगा। तो हमें ये जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है, इसको बैलेंस रखना होता है। तो ये सारे ट्रांजेक्शन जो इसको बैलेंस करने के लिए करना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस। तो इसे समझते हैं हम एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस। और दूसरी तरह की जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो कहलाती है ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। तो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस क्या है, हमने जो भी ट्रांजेक्शंस किए, इररिस्पेक्टिव ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या स्टेटस रहने वाला है, क्या हमें डेफिसिट होगी, सरप्लस होगी, इसको इग्नोर करते हुए हमने जो भी ट्रांजेक्शंस किए प्रॉफिट मोटिव के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, इन्वेस्टमेंट करी, बोरोइंग करी, ये सारी चीजें हमने अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए किया। तो ये सारे ट्रांजेक्शंस जो होते हैं ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस होते हैं, राइट। क्योंकि इसमें हमें कोई मतलब नहीं होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या होने वाला है, हम अपनी प्रॉफिट के लिए ट्रांजेक्शंस करते रहते हैं। लेकिन जब हमने ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस कर लिए, है ना, ये सारे ट्रांजेक्शन हमने कर लिए, उसके बाद क्या होता है कि हमें पता लगता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारा स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट, उसमें कुछ किधर कभी डेबिट ज्यादा होता है, कभी क्रेडिट ज्यादा हो जाता है। तो उस केस में क्या करना होता है, हमें डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस करना होता है। और बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होता है, या तो हमें बोरोइंग करनी होती है, अगर डेबिट ज्यादा हो गया है, हमने किसी को पेमेंट ज्यादा कर दी है, तो हमें क्या करना होता है, क्रेडिट में अमाउंट लानी होती है इक्वल करने के लिए, तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए बोरोइंग करनी होगी, है ना। हमें मान लीजिए दूसरे को ज्यादा पेमेंट करनी है, राइट, डेबिट में अमाउंट ज्यादा हो गया, तो कैसे पेमेंट करेंगे, उसके लिए हमें क्रेडिट में अमाउंट लानी होगी। और क्रेडिट में अमाउंट कैसे आएगी, या तो हम बोरोइंग कर ले या फिर हम कोई अपना एसेट को सेल कर ले, उससे हमारे पास क्या आ जाएगी, कुछ अमाउंट क्रेडिट आ जाएगी, तो क्रेडिट और डेबिट दोनों बैलेंस हो जाएगा, राइट। और सरप्लस के केस में अगर मान लीजिए हमारा जो है क्रेडिट ज्यादा है, हमारे पास पैसे ज्यादा है, आ गए, पेमेंट ज्यादा आ गई, और हमने पेमेंट दूसरे देशों को कम किया है, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास जो सरप्लस है, जो सरप्लस अमाउंट है, उसे हमें क्या कर सकते हैं, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट, या फिर हम किसी को लोन पर दे सकते हैं, है ना। तो वो सारे जो ट्रांजेक्शंस हम करते हैं जो बैलेंस करने के लिए, उसे हम लोग एकोमोडेटिंग आइटम्स कहते हैं या एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस कहते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट के कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़ेंगे। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, राइट स्टूडेंट्स। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद मी। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय।